देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 26वीं तरमीम हमारे आइन का हिस्सा बना दी गई है। इस तरमीम से किस किस को फ़ायदा या नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। आइन और कानून इंसानी मुआशरत जिंगल में वाहिद फ़र्क व इम्तियाज़ है। ज़बानी कलामी हर कोई आइन की तकरीम, तहरीम, तकदीस, अहमियत और अफादियत की माला जपता है, मगर जब आइन को मुकद्दम रखने की नौबत आती है तो किसी खास गिरोह खुसूसन हुक्मरानों को आइन में नक्स ही नक्स दिखाई देते हैं। मौजूदा हुकूमत के मख्तसर दौर में आइन के साथ वही रवैया अख्तियार किया गया है। सवाल अभी भी वही है कि यार ये तरमीम अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लाने के लिए थी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से चंद दिन पहले ये तरमीम कराई गई और कमेटी बनाकर जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया। हत्ता के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे जिनको 12 रुकनी कमेटी, जिसमें सारे हुकूमती ही लोग थे, उन्होंने बायपास किया। इस तरमीम को असेंबली से पास कराने में सबसे आगे पीपल्स पार्टी ही नजर आई। और हद तो देखें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जस्टिस मंसूर अली शाह एक टॉक शो के दौरान अदम एतमाद जाहिर कर रहे थे। क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, आइए सुनते हैं। साहब पे भी है। जस्टिस फायज ईसा साहब के दौर में ये पहली दफ़ा हुआ कि जैसे सदर जरदारी ने अपना इख्तियार पार्लियामान को डिवॉल्व किया, तो चीफ जस्टिस फायज ईसा की सूरत में हमने ये पहली दफ़ा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर करता है। रिवर्स कर दिया ना सर, कि ये पार्लियामेंट की मैंने we'll get on to that. I didn't reverse anything, but I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. अब सवाल बिलावल भुट्टो से है कि आप अदलिया में रिफॉर्म्स की बातें करते थे, आपके इस बयान से तो ऐसा ही लगा जैसे आप अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लाना चाह रहे थे बल्कि, या नहीं, मगर पसंद का चीफ जस्टिस आया जरूर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो 2 दिन कबल कह रहे थे कि हमें जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं, जबकि दूसरी जानिब वो एक प्रेसर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि आप यकीन रखें जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे सीनियरिटी की बेसिस पे। वो अब बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मुझे तो इल्म ही नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आइए देखते हैं। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिससे मंसूर अली शाह साहब कल की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बना, अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले से हमारा मौक़िफ़ था, जब मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेगा। जी, पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी चीफ जस्टिस का इंतखाब करते हैं और वो सीनियर तरीन जज पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बन पाता, जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को एतमाद नहीं था। ये बात तो सब वाज़े करती है कि हुकूमत क्या चाहती थी और बिलावल क्या चाहते थे। ये लोग जो भी चाहते थे गालिबन वही तो हुआ है। तो बिलावल साहब, आप इंटरव्यू के दौरान कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे या बनेंगे। दूसरी जानब ऐवानों से पास होने वाली 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामियों की निशानदेही होना शुरू हो गई है। जराए का कहना है कि आर्टिकल 151 के 1 के मुताबिक आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A1 के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है, जो कि अभी भी बनना बाकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आईनी बेंचों के जज, सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना अभी बाकी है और वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे? ये एक संगीन खामी है, क्योंकि नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता और ना कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है ता वक्त ये कि पार्लियामेंट 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस शक में भी तरमीम ना करे। क्या वाकई ऐसा है? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जी तमाम माहिर कानून। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं फैसल चौधरी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब हैं, मेरे साथ अली अहमद कुर्द साहब हैं, मेरे साथ हारून रशीद साहब हैं। आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मैं फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। फैसल चौधरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम में अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो निशानियां हैं संगीन खामियों की वो होना शुरू हो गई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं?
फैसल चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? फैसल चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे फैसल चौधरी साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं जहांगीर जदून साहब की तरफ जाती हूँ। जहांगीर जदून साहब, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अपनी मर्जी से पार्लियामान में करा ली गई, जिस तरह कराई गई वो हम सबके सामने है। अब 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामियों की निशानदेही होना शुरू हो गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एज ए होल देखता हूँ कि जो 26वीं तरमीम हुई है, इसका जो हमारी जुडिशरी है और उसकी इंडिपेंडेंस है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। और जो तरमीम हुई है उसके जो उसका मकसद था कि जी बैकलॉग कम करें, बकौल उनके, हम तो नहीं समझते थे कि उनका मकसद ये था, लेकिन बकौल उनके कि जी बैकलॉग कम होगा, वो लोगों के मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, उन्हें केसेस बड़े जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसका भी यही मौक़िफ़ था। लेकिन जब तरमीम आई है और इसका अभी एज सच ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, अभी बनने आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने हैं जुडिशल कमीशन के जरिए, तो वो भी इसके अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें ऐसी हैं। पहली बात तो ये कि 26वीं आईनी तरमीम से जो पावर है वो गवर्नमेंट के फेवर में टिल्ट कर गई है, यानी कि जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी उसकी अपनी पसंद का चीफ जस्टिस आएगा, जो उसको पसंद करेंगे उसी को लगाएंगे। ये इस तरह हो गया कि इस तरह वो पहले कहते थे कि आर्मी का चीफ जस्टिस जो चीफ है वो भी एक पेज पे होना चाहिए, अब वो कहेंगे जी चीफ जस्टिस भी एक पेज पे होना चाहिए और गवर्नमेंट भी। तो ये सारे जितने भी हैं ये एक पेज पे होंगे तो फिर काम जो है वो समझते हैं कि स्मूथ चलेगा। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इस तरमीम ने अंडरमाइन किया है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो इससे बड़ी मुतासर हुई है, और जो आगे आने दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मुतासर हुई है। जो जुडिशल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लोग अपॉइंट होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरह से इसकी इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया है। अब देखना ये है कि जो ही ये तरमीम आई है तो इसके मसाइल बहुत शुरू हो गए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हम काफ़ी लोग ये कह रहे थे अक्रॉस द बोर्ड के तरमीम में जल्दी ना करें, इसको स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करें, ओपन डिबेट हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो। देखिए, आइन को तरमीम करना एक मामूली बात नहीं होती। आप एक आइन का ढांचा, एक स्ट्रक्चर को जब तब्दील कर रहे हैं, जुडिशल सिस्टम भी नई चीज़ें ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो जुरिस्डिक्शन थी वो आपने कर्टेल करके एक बेंच के हवाले कर दी है। कहाँ पे एक 17 मेंबर जो है होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट, और कहाँ पे आपने 5 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, सारी जो पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की मोस्टली आइन के अंदर वो आपने उनको दे दी है। अब उनके आगे अपॉइंटमेंट के बहुत इशू आ रहे हैं, सीनियर कौन होगा, किस तरह अपॉइंट होगा, फिर जुडिशल कमीशन में जो नुमाइंदगी है वो भी गवर्नमेंट की ज़्यादा है। तो इस तरह ये बहुत मसाइल पैदा होंगे, और जो आम आदमी है, पब्लिक है, उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं, उसके मसाइल बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इसलिए मसाइल बढ़ेंगे कि 20 साल के बाद अगर उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, वो केस तो लगता ही नहीं है, ये हम सारे वकील बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से केस लगता है। अगर केस लग गया, उसकी सुनवाई होगी, तो उसके एक तरफ का जो वकील होगा या दूसरी तरफ को कहेंगे जी इसमें तो आईनी मसला है। अब आईनी मसला उस पर उठेगा तो फिर आईनी बेंच के पास चला जाएगा, फिर उधर वो अब 6-7 साल या 10 साल रसवा होगा। तो इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं जो जिसके लिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर जो है दोबारा मिल के बैठे, और अगर वो चाहते हैं कि कोई फेडरल कोर्ट हो या कोई ऐसा लोगों के मसाइल हल कर जाते हैं तो उसका कोई तरीका निकालें। इस तरह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करके या एक खास किस्म के शख्स को या एक चीफ आने वाले चीफ जस्टिस को रोक के जो उसका मकसद था वो तो इन्होंने चलो फिल वक्त पूरा कर लिया आपने। ठीक है, मकसद फिल वक्त पूरा किया। फैसल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। फैसल चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है अब? जी आ रही। जी फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। फैसल चौधरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम तो करवा ली हुकूमत ने जैसे तैसे करके, लेकिन अब इसमें संगीन खामियों की निशानदेही होना शुरू हो गई है। आर्टिकल 191A के मुताबिक जो आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है, फिर आर्टिकल 175A1 के मुताबिक जो जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सीनियर जजों को शामिल करने की बात है। ये सारी चीज़ें, ये तकर्रुरियाँ, ये कैसे होंगी, क्या होंगी, ये सब एक कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल मैं नहीं तस्लीम करता कि इन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जैसे तैसे का लकब दे के तो जो है फिर उसको जो है ये जस्टिफाई कर दिया जाए। ये हुकूमत ने जो है वो एक इलीगल तरीके से, अनपॉलिटिकल तरीके से, एक बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के अपोजिशन के बंदे तोड़ के, बंदे उठा के, बंदों को मार के ये तरमीम कराएंगे। ये तरमीम कोर्जन की बुनियाद पे आई है, तो इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
जाहिर है जब अगर आप एक तरमीम को जो है इस तरह से उजलत करेंगे, उसके ड्राफ्ट्स को बहस नहीं करेंगे, उसकी आप रातों रात कहीं से मुसवदा आएगा तो उसको अगर आप अप्रूव करेंगे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या कोई भी हो तो उन्होंने तो एक अपना मजाक बनवाया है। मजाक तो खैर इस मुल्क में जमहूरियत और पाकिस्तान के शहरियों का बना है कि आपने एक जो निज़ाम इंसाफ का जो एक पिलर होता है उसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट को बैठा दिया और उनकी दाढ़ी पार्लियामेंट में दे दी। और जुडिशियल ओवररीच जो कि डेफिनेटली होता रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जुडिशियल ओवररीच जब अदालत की तरफ से होता था उसको जो है वो कर दिया गया। जवाब उसका ये दिया गया है कि अगर पहले अदम तवाज़ुन था अदलिया की तरफ से तो अब अदम तवाज़ुन चला गया है पार्लियामेंट, तो ये चपकलिश तो बढ़ेगी। ये जो अभी आपने जिक्र किया है कि ये जो और जहांगीर कह रहे थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, बात है कि अभी तक तो आपकी लिटिगेशन, अगर आप 60,000 जिसको इन्होंने कहा कि पेंडिंग लिटिगेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड और लीगल फ्रॉड इन्होंने उसकी बुनियाद पे किया, तो ये तो जल्द 3-4 महीनों में आप देखिएगा ये तो 1,20,000 से भी ऊपर चले जाएंगे। ये इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया और कंफ्यूजन की वजह से जो है वो डिलीवरी नहीं होती है, उसमें पेंडेंसी होती है, कौन सा केस कहाँ पे लगना है, कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का है नहीं है, एक बेंच पे फैसला करेगी, दूसरी बेंच कोई और फैसला करेगी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगी नहीं, तो फिर कैसे केस सुने जाएंगे? सो दिस इज ऑल वेरी सिक एंड सिचुएशन है और इसके बिल्कुल जिम्मेदार बिलावल भुट्टो है, बिलावल जरदारी है और ये नवाज शरीफ वगैरह हैं जिन्होंने जो है ये पूरी जो मामलात किए हैं इसको इतने गैर संजीदा तरीके से, गैर मेरा मतलब है कि ये तो बिल्कुल ही ऐसे तो कोई बंदा जो है सिविल जज की नौकरियों को या उनको नहीं करता जिस तरह से इन्होंने इस चीज को किया है। तो ये एक मतलब काबिल मजम्मत बात भी है। बीइंग लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो ये एक ऐसी बात है कि जिसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि अवाम के लिए ड्रैकोनियन तरमीम साबित होंगी। आप देखिएगा अब इसके लिए बैटल जंग जो है, लॉ बैटल जंग कैसे लड़ी जाएगी, इसको किस तरह से, क्योंकि बिलावल साहब इंक्लूडिंग नॉट इवन बिलावल साहब बल्कि बिलावल साहब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आगे आगे पेश थे, वो भी इस वक्त वोकल भी हैं, वो हर जगह आपने देखा होगा जिक्र कर रहे हैं चीफ जस्टिस का मौजूदा कि जी काजी फाइज ईसा साहब की ये जो मुआवनत थी या उनका हाथ था या उनका साथ था या जो भी अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो भी इस्तेमाल कर लिया जाए या उनकी पुश पनाई थी और वो बेहतरीन इस मामले में साबित और साजगार साबित हुए हैं उनके साथ, तभी उन्होंने जाके ये किया है। तो क्या चीफ जस्टिस का किरदार नहीं तारीख में लिखा जाएगा सारे मामले में? अगर आप ये कह रही हैं कि काजी फाइज ईसा का किरदार कैसा लिखा जाएगा तारीख में, तो एक घटिया किरदार लिखा जाएगा, एक तारीख किरदार लिखा जाएगा, एक ऐसे शख्स का किरदार लिखा जाएगा जिसने जाती इक़्तिदार के लालच में, अपनी एक्सटेंशन के लालच में अदलिया को जो है वो के इदारे को बेतौकीर किया और उसको कमजोर किया और पार्लियामेंट के साथ मिलके साजिशें की। वो उनका किरदार जो है इसके जस्टिस मुनीर से वर्स्ट जज है। जस्टिस मुनीर ने एक फैसला दिया था, इन्होंने तो इदारा तबाह कर दिया। आप समझते हैं कि इस तरमीम के बाद जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा जिसको कहा जाता था कि जी बड़ा ऑटोनमस इदारा है और बड़ी उसकी साख है, सारी चीज़ें, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगा है? देखिए आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम, आई कांट हियर यू। मैंने कहा ये आप समझते हैं जी आप ये समझते हैं कि इस आईनी तरमीम के बाद इदारा जो कि एक बड़ा ही सुप्रीम इदारा था सुप्रीम कोर्ट का, उसको डेंट लगा है? हाँ जी, उनको उसको डेंट नहीं लगा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसको जो है जानबूझ के एक 26वीं तरमीम की रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी में के नीचे दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जख्मी हो चुकी है, वो इन जख्मों की ताब लाते हुए रिकवर करेगी या नहीं ये वक्त बताएगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम ने जो है वो बहुत डेंट नहीं डाला है, बल्कि उसने तकरीबन रूह कब्ज कर ली है जुडिशरी की। और ये काली तरमीम है, जिस तरह से की गई वो भी काला तरीका था, ये काला मुसवदा था। और जिस तरह से मजबूर किया गया मौलाना साहब की पार्टी को और दूसरे मैंगल साहब की सेनेटर्स को, इवन पीटीआई के जो नेशनल असेंबली में 5 मेंबरान हैं, ये एक बिल्कुल ही ऐसी चीज होगी जैसे ये साल बाद यही हुकूमतें चीखेंगी और आप आवाम चीखेगी। और जिस तरह से 26वीं तरमीम जिन्होंने करवाई है वो कहीं और चले जाएंगे।
तो ये इस जो स्याह कारनामे हैं वो इस हुकूमत के जिम्मे आएंगे। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आज आपकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है ना, तो अब तक की क्या इत्तलात हैं, वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है, और जो बातें सामने आ रही थी उनके हवाले से, उनकी तबीयत की नासाजी के हवाले से, और जो वो कह रहे थे कि एक्सेस नहीं मिल रहा, तो कहाँ तक अब मामला पहुँचा? जी मेरी आज मुलाकात हुई है और मैं उस मुलाकात के बाद बहुत रंजीदा भी हूँ, बहुत मैं गुस्से में भी हूँ, और ये जो जिस तरह से उनको रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, और जिस तरह से उनके सेल की लाइट ऑफ कर दी गई, जिस तरह से उनको शेविंग किट भी नहीं दी गई है, जिस तरह से उनकी एक्सरसाइज को भी रोक दिया गया है, उनको बाकायदा जो है टॉर्चर किया जा रहा है, और टॉर्चर करके उनको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। वो हाई स्पिरिट में थे, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, और वो किसी किस्म की उस प्रेशर में तो नहीं आए। लेकिन जो इसमें सवाल ये उठता है कि जब जो पीटीआई का डेलीगेशन गया था तभी ये सूरत हाल थी, तो फ्रैंकली मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने इस चीज को पहले कहीं पे टेकअप नहीं किया। इमरान खान की जो सेहत है, इमरान खान की जो चीजें हैं, या इमरान खान की जो लिविंग कंडीशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए, बिकॉज पार्टी में जो रूह है वो तो इमरान खान है। और ये मुझे ये पहलू पे ही क्यों बरती गई, क्यों कोताही हुई, मैं इस पे हैरान हूँ। ये पिटीशन भी अगर मैं खुद नहीं फाइल करता परसों, तो हम तो मिलते नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा रंजीदा हूँ इस मामले पे कि किस किस्म का सलूक जो है उनके साथ हो रहा था। और यहाँ पे जो है वो कह रहे थे कि जी सब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको ये भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी जो है वो बेल आउट हो गई है। इतनी इंसानियत नहीं है कि एक शख्स उनको 3 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आज देख के कहा कि आप तो दूसरी दफा आप मिले, तो डेलीगेशन गई, मिल के आ गई और कोई बात भी नहीं की। मतलब ये तो बहुत ही एक अजीबोगरीब रवैया है। ठीक हो गया है। अली अहमद कुर्द साहब की तरफ भी जाऊंगी। अली अहमद कुर्द साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आई बैग लीव जी। जी बिल्कुल जी, फैसल चौधरी साहब समझ गई मैं आपकी बात। अली अहमद कुर्द साहब आपकी तरफ आऊंगी। थैंक यू फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का। अली अहमद कुर्द साहब, 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, जिस तरह से हुई वो हम सब ने देखा है, हमारे सामने सारी सूरत हाल है, और अब जो उसमें खामियों की निशानदेही होना शुरू हो गई है वो भी हमारे सामने है। वकला इस वक्त डिवाइडेड नज़र आते हैं, क्योंकि जैसे ही जस्टिस ज़ाहिया अफरीदी साहब का नाम आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, और बाकी कराची बार के भी और दीगर बारों के जो सदूर थे, उन्होंने तो बड़ी मुबारकबादें दे दी, और उन्होंने तो बड़ा जो है वो इसको खुशाइन करार दिया। और अब हम देख रहे हैं कि एक हल्का ऐसा है, एक तबका ऐसा है जो कि निशानदेही कर रहा है खामियों की। तो आखिरकार ये डिवीजन इस दफ़ा, क्या हम वो जो माजी में एक तहरीक होती थी, वकला तहरीक, जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को जो है वो माजूल किया गया, फिर इसका रिस्टोर किया गया उनको, हमने देखा कि उस वक्त का ज़माना भी बड़ा टफ था। तो क्या आज जो वकला हैं वो एक पेज पे नहीं है, वो उस तरह से तहरीक चलाने के लिए रजामंद भी नहीं है? क्या आधे ये समझते हैं कि ये ठीक है और आधे समझ रहे हैं कि ये गलत है? देखिए, अभी आप जितने भी क्वेश्चंस पुट कर रहे थे और जितने भी मौजूद आपके गेस्ट हैं वो रिप्लाई कर रहे थे, और आपका सारा फोकस ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये खूबी है, ये खामी है। हम जहाँ तक हम वकला हैं, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कतन कोई हमारा ना कोई ताल्लुक है, ना वास्ता है, न किसी भी सूरत में। इवन इन स्लाइटेस्ट मैनर हम ना इसको एक्सेप्ट करते हैं, ना इसको अप्रूव करते हैं, और ना इसके तहत मुल्क को और मुल्क की अदालतों को चलने देंगे। ये वाज़ेह ऐलान है हमारा। आप देखें जो सिस्टम चल, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो हुई है, इसकी बुनियाद अगर आप देखें बैड इंटेंशन है और बदनीयती है, इल विल है। एक आदमी को, सिर्फ एक जज को अपने रास्ते से हटाने के लिए, और उसके कानून और आइन के मुताबिक फैसला करने की जो उसमें सलाहियत थी, जो खूबी थी मंसूर अली शाह में, उससे डर और खौफ की बिना पर ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें मुस्लिम लीग है, जिसमें MQM है, इन लोगों ने, और किसी हद तक मौलाना साहब ने भी उनका साथ दिया, इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जिस तरह पास किया, इन्होंने वो सारा सिस्टम, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, उसको नेस्तु नाबूद कर दिया। देखिए, जो सिस्टम चला आ रहा था, और जिसमें अगर उसको सिस्टम को चलने दिया जाता तो मंसूर अली शाह की शख्सियत की सूरत में बहुत ही अच्छा जज आपको मिलता। मतलब उस सिस्टम के तहत हमारी जुडिशल ने जो
हमारी जुडिशरी ने इतनी तो इम्प्रूवमेंट आ गई है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 8 बहुत अच्छे कानून और आइन को समझने वाले और बड़े इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर बात करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी खूबी है जो हमारे पुराने सिस्टम ने पैदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत में 6 जजेस ने खुला जो है ISI की इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस की बुनियाद पे लेटर लिखा और सारे पाकिस्तान में पहली दफा हाई कोर्ट के जजेस ने डायरेक्ट बताया कि हमारे काम में मुदाल। शौकत सिद्दीकी साहब की सूरत में जिन्होंने पिंडी बार में पूरी बार के बुकला के सामने उन्होंने कहा कि ISI हम लोगों को काम करेंगे। ये सारे जितने भी लोग जितने जजेस आए जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जिनको रेफर कर रहा हूँ तो ये पुराने सिस्टम के तहत आए। तो उस सिस्टम को सिर्फ इसलिए आप दबाव बर्बाद करना चाहते हैं कि उसमें आज़ाद और कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने वाले जजेस का एक हैसियत सामने आ रही थी। तो इस लिहाज से हम किसी सूरत में इसको नहीं मानते। और जहाँ तक आपने वकला की डिवीजन की बात की है ये बहुत छोटी बात है। मैं भी मानता हूँ इस वक्त जो ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट के उसमें बैठा है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल में भेजा इस तरह 2007 की तारीख में भी गिने चुने लोग थे। या ये भूल जाएं कि इन आदमियों की कोई हैसियत है। मैं आपको यहाँ कोयटे में बैठकर कसमन खा के कहता हूँ कि सारे पाकिस्तान के जितने वकला ने मुझसे पर्सनली टेलीफोनिक बात की है, जितने कोयटे में वकला उन सब ने कहा है कि इस मुल्क ये सिस्टम ने सारा जुडिशरी को तबाह बर्बाद किया। इसके खिलाफ तहरीक चलाना, इसके खिलाफ मूवमेंट को लॉन्च करना हम सारों का फर्ज है। ये हम वकलाई हैं। इस मुल्क में जब भी कोई डिक्टेटर आया, क्या अयूब खान आया, क्या याया खान आया, क्या ज़ौलक है, उनके खिलाफ ये सारी सियासी जमातें जो आज इस कोलिशन गवर्नमेंट में मौजूद है या इससे इनमें किसी में इतना दम खम नहीं था कि उस डिक्टेटर के सामने आंख खोलकर या आंखों में आंखें डालकर बात कर। ये सिर्फ वकला थे। हमने अयूब खान को ललकारा, हमने ज़ौलक को ललकारा, हमने परवेज मुशर्रफ को ललकारा। हमारी ये जिम्मेवारी है, कुदरत ने हमारे ये गुटी में डाल दी है कि जब डिक्टेटर आएगा और जब इस मुल्क में लोगों की बुनियादी हकूक के ऊपर हमला होगा तो हम वकला सामने होंगे। आप यकीन रखें कि इस जो अमेंडमेंट आई है इसके तहत जुडिशल सिस्टम खत्म हो गई है। इस वक्त हाई कोर्ट किसी भी प्रोविंस का सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठा हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये हमारे हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट है, जो जजेस हैं, इनसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा आजादाना फैसले करने की ताकत तो वो सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में है। इनमें क्या है, जिले की अदालत का सेशन जज वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है और ज्यादा उसके पास इख्तियार आता है। सो इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस के सामने कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो काजी फायद ईसा है जिसका बदकिस्मती से हम बलूचिस्तान वालों के साथ उसका एक ताल्लुक है, एक हमें अफसोस होता है, बदकिस्मती हमारे बलूचिस्तान ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, हर लिहाज से पैदा किए हैं। ये ज़ियाउल्लक का जो पहला PCO आया था वो बलूचिस्तान के जजेस और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के फैसलों की सूरत में आया था, जिसमें मीर खुदाबख्श मरी, MA रशीद और चौधरी कदीर ये 3 जजेस थे। मगर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के तहत जो फैसला जात हो रहे थे उनको सबको स्टे किया। हम लोग गए थे मत जेल में, हमने जाके इंस्पेक्शन किया था। 66 कंडेम्ड प्रिजनर वहाँ मौजूद थे। इन सबको मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं डेथ पेनल्टी दी थी। मगर जब तक ये PCO नहीं आया, मीर खुदाबख्श मरी, रशीद और चौधरी कदीर से एक को फांसी नहीं हुई। मगर जब PCO आया, जजेस खत्म हो गए, वो सारे के सारे 66 के 66 कंडेम प्रिजनर को ज़ियाउल्लक ने फांसी दी। तो अदालतों में एक जान होती है, अगर आप उसमें से वो जान निकाल लें, वो रूह निकाल लें, फिर तो डकोसा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये जो ज़ियाउल्लक, ये जो काजी फायद ईसा है, जिसको मैंने एक नया नाम दिया है, जिस तरह सुसाइडल अटैक्स में, जिस तरह बम ब्लास्ट में एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई इस्तिलाह आई है सहूलतकार का, तो काजी फायद ईसा को मैंने नाम दिया कि एक सहूलतकार है, इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार है। ये जो गवर्नमेंट बैठी है सिर्फ अपने महज एक्सटेंशन के लिए, सिर्फ महज अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए
सारी जुडिशल सिस्टम कुछ ने तबाह बर्बाद किया। ये कल जा रहा है, हमने फैसला किया, हम कल यौम निजात मनाएंगे और हमको इससे जान छूट गई, इससे हमारा वास्ता खत्म हो गया जिसने इस मुल्क और इस मुल्क की अदलिया को तबाह बर्बाद किया। 26 को सुबह इस्लामाबाद में हमारी वकला की एक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। हम आपको बताते हैं कि वो तहरीक इस मुल्क में चलेगी कि सारा मुल्क देखेगा, सारी दुनिया देखेगी, और ये जो सारा सिस्टम हमारे खिलाफ आया है, हमारे लोगों के खिलाफ आया, लोगों को उस हाई कोर्ट में लोगों को एक एतमाद होता था, एक ट्रस्ट होता था कि वो जाते थे कि भाई जो भी बेइंसाफी हो रही है नीचे अदालतों में उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में आते। तो वो सारे लोग 75 साल से हमारी अदालतों में, जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों का, आम पब्लिक का जो एक एतमाद था वो कि ये लूली लंगड़ी अदालतें थी। हम कहते थे, हमने हमेशा कहे थे लूली लंगड़ी अदालतें, उसके बावजूद लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को एक एतमाद था। वो एतमाद अब ख़त्म हो गया। वो एतमाद जब ख़त्म हो गया तो इस एतमाद को फिर रीबिल्ड करने के लिए हम मूवमेंट चलाएंगे और सारी दुनिया देखेगी। ये 4, 6, 8, 10 आदमी जो किसी भी सूरत में बैठे, आप इनको छोड़ दें क्या? तो इस लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मूवमेंट चलेगी और जो ये सारी चीज़ों को हम अंडू करेंगे और लोगों को एक नई सोच, एक नई अवेयरनेस देंगी और ये मुल्क अच्छी बुनियादों पे आगे जाएगा। ठीक हो गया। जहांगीर जदून साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। सर, अली अहमद कुट साहब अंडू करने की बात कर रहे हैं, मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, यौम निजात भी कल मनाया जा रहा है वकला की जानिब से, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जाने पे, उनके रिटायरमेंट पे, लेकिन जो डैमेज वो कर गए हैं, जो ये तरमीम हो चुकी है, इसको अंडू किस तरह से किया जा सकता है? क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं? देखें, जो उन्होंने बातें की है बिल्कुल ठीक की है कि काजी फाइज ईसा ने जुडिशरी को जब पहले आया तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, उनको कोर साहब ने भी सपोर्ट किया कि उनके साथ ज्यादती थी, बड़े वकला ने जो उनके इवन वकील थे केसों में, आज वो उनसे नला हैं, आज वो उस नतीजे में पहुंचे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं, वो दावत कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, जो एक खुफिया तरीके से बी टीम बना रहा, जो मतलब जितना भी काम था जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए वो अंडरमाइन करके जा रहा है और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के 100% हवाले करके जा रहा है। तो इसमें मतलब इसका कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगा कि उसने कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि उसने कहा जी पावर डाइल्यूट हो, उसने अपनी पावर कमेटी को दी, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो उसने फौरन जो है वो पावर वापस ले ली। कि मतलब वो फिर इसका मतलब ये है कि वो किसी ख़ास जो है वो नज़रिया या ख़ास किसी चीज़ की दरपैया था, जब वो हुई तो उसने फ़ौरन जो है वो एक आर्डिनेंस के ज़रिए वो पावर जो है अपनी एक कंप्लाइंट या डुसाइल जो है साथी को साथ मिला के वापस ले ली। तो इस तरह तो मामलात नहीं चलते कि आप जो है वो अपेरेंटली कुछ और काम। आज एक बात उन्होंने की है टीवी पे, तो मुझे इतना अफसोस हुआ है, टिकट चल रहा था, वो कहते हैं जी कि मैंने तरमीम जो है अखबार के ज़रिए पढ़ी है। तो इससे बड़ा जो काजी झूठ बोल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कहता है जी आज तरमीम मुझे अखबार से पता चला है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि इतने हाई कैलिबर का बंदा जब इतनी मतलब ब्लेटेंटली ये अपेरेंटली लग रहा है कि ये बहुत बड़ा झूठ है, तरमीम उनके इल्म में थी, सब कुछ उनके इल्म में था, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मतलब उसने इस मनसब को जो है वो बड़ा छोटा कर दिया है, इंतहाई छोटा कर दिया है इस मनसब को। वो इस मनसब के काबिल ही नहीं थे। ये जिस वक्त ये आए थे तो कोटे के कुछ वकला हमें कहते थे कि आप बाद में पछताओगे, ये इस तरह का बंदा नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। और आज वो तारीख ने साबित कर दिया कि उन कोटे वाला वकला की जो बात थी वो ठीक थी, और हमारी बात या हम जो हमारी सोच थी इसके बारे में वो गलत साबित हुई। हमने तो ये समझा कि शायद ये बड़ा कोटे से है, बड़ा दिलेर बंदा है, ये स्टैंड करेगा, लेकिन वो उसके जो बरअक्स इसने काम किए हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जब वर्किंग करता है उसको एक सीट मिलती है, तो उसके बाद बड़ी दो अहम मिसालें हैं कि जब ये जज था तो ये लाहौर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में गया, ऐसे स्पीच की, तो जब दूसरी दफ़ा चीफ जस्टिस बना तो उन्होंने इनको इनवाइट किया, तो कहते हैं जी कि जजों का काम तकरीरें करना नहीं है, क्योंकि अब इसको पता था अब इस तरह इसने एक बतौर जज जो आर्डर की है वो बतौर चीफ जस्टिस अपने आर्डर मानने से इनकारी हो गया। मेरे अपने ज़ाती केस में जब मैं आर्डर इसका पढ़ना चाहता, कहते नहीं ये मैं नहीं अलाउ करता, मैं न पढ़े, आप आगे चले। तो इस तरह मतलब उसने एक अपोजिशन का और एक ट्रेजरी का रोल अदा किया है कि जब वो चीफ जस्टिस नहीं बना था तो वो अपोजिशन में था, जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो फिर वो ट्रेजरी बेंचेस में आ गया। तो उसके अभी जो ये 26th अमेंडमेंट हुई है,
इसका सारा डिस्क्रेडिट जितना भी है ये उसकी झोली में उसको जाता है। और उसको मेरे ख्याल में तारीख जो है वो एक कोई पॉलिटिकल ग्रुप तो या पॉलिटिकल पार्टी तो उसको याद कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जो लोग हैं, ये पब्लिक जो इंटेलिजेंसिया है, जो समझने वाले लोग हैं, वो उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे। वो अपने साथ जो है, अगर मैं मतलब उस दिन में एक चैनल पे बात की है, अगर उसकी कोई अच्छाई होती है, लोग उसको अच्छा समझते, तो सबसे पहले उसको जहाँ का उसको डोमिसाइल है कोर्टे की बार उसको बुलाती, कोर्ट हाई कोर्ट बार बुलाती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार बुलाती, चले उनको छोड़े जहाँ वो प्रैक्टिस भी करता रहे, फिर कराची बार बुलाती उसको। लेकिन ये दोनों जो बलूचिस्तान की जो कुर्स साहब हैं यहाँ से, तो ये दोनों बारें सबसे ज़्यादा अपोज कर रही हैं, और मैं हाल मूवमेंट को भी यही लीड करेंगे लोग, क्योंकि जो अभी हालिया उधर पंजाब के अंदर एक बार है या सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं वो नहीं इस चीज़ को, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन आप देखें अगर मूवमेंट ये ठीक तरीके से चलाएंगे तो लोग इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह, नीचे बारों वाले भी आएंगे। ये किसी जाती शख्स के लिए मूवमेंट नहीं चला रहे, ये मूवमेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। अब जो जुडिशरी है वो एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव को जो चलाने वाले लोग हैं उनके हाथों में सारी चली गई है, उनकी मर्जी। आप देखें ना, ये 2-4 दिन में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के कोई भी आईनी का जो केस होगा वो मेरिट पे डिसाइड नहीं होगा, वो किसी एक खास ग्रुप और किसी खास शख्स के कहने पे वो डिसाइड होगा। तो इस तरह की जुडिशरी हमें नहीं चाहिए। तो जहांगीर हमारे जदून जाती साहब, काम इसके रिवर्ट बैक करने के क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं? इसको अंडू कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो तरमीम बन गई है। देखिए, अगर वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, इसकी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, अगर वो फुल कोर्ट बन जाती है सुप्रीम कोर्ट की तो वो मुझे 100% उम्मीद है कि वो इसको अंडू कर देंगे। तो प्रेशर भी जो है वकला का है, वकला देखे ना, अगर बारों में जाके सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक कर दें कि जी ये नहीं हमें एक्सेप्टेबल है, तो अभी देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा तो उससे और चीज़ें वाज़ेह होंगी कि कितना जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो जब ये इतनी कोशिश होगी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, आइन की अमलदारी ना हो, इंसाफ ना हो, वो मुल्क जो है आगे से और पस्ती की तरफ जाएगा। जितने भी पाकिस्तान के डिक्टेटर आए आप देखें, 11-11 साल 12-12 साल उन्होंने हुकूमत की। अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते तो आज पाकिस्तान कहाँ पे पहुंच चुका होता। कभी भी पाकिस्तान जो है न किसी कंट्रोल डेमोक्रेसी से तरक्की करेगा, ना हाइब्रिड रजीम से करेगा, ना हाइब्रिड प्लस से करेगा, ना डिक्टेटरशिप से करेगा। अगर आपने इसमें मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी करनी है, अगर आपने आइन को मानना है, तो आइन के अंदर रहकर जो अदारों के अख्तियार है जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं जाएगा, ना ये तरक्की कर सकता है। तो हमारी तो क्या कहते हैं, हाथ बांध के ये गुजारिश है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलने दें। ठीक है, मुल्क को आइन के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएं। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपका। फैसल चौधरी हमारे साथ थे, अली अहमद कुर्द थे, सारे माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और 26वीं आइनी तरमीम कर दी गई, जिस तरह से की गई, जैसे की गई, वो हम सबके सामने है, लेकिन अब उसमें जो संगीन खामियों की निशानदेही हो रही है, जिसमें आर्टिकल 175 है, 191 है, ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो कि इंतहाई अहम जो इसके पॉइंट्स हैं उनकी तरफ निशानदेही करते हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस के हवाले से जो बात बार बार की गई है उसमें 3 ही मोस्ट सीनियर जजेस हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर तीसरे जज मना करते हैं या पेशकश कबूल नहीं करते तो फिर आप चौथे पे चले जाएं, कि सीनियर का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड, जिसके ऊपर बार बार बात की जा रही है। और बहुत सारे डुबियस मामला हैं जो कि इसमें इस वक्त रह गए हैं, जिसकी नोक पलक को संवारने के लिए या तो 27वीं तरमीम की जाएगी या फिर ये अंडू होगी। और ये मूवमेंट कहाँ पहुँचेगी वकला की, जिस तरह से अभी अली अहमद कुर्द साहब और जहांगीर जदून साहब बात कर रहे हैं, ये आगे वक्त बताएगा। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान रसाफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।